जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि अकेले एक ही वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आने वाले 3 महीने यानी आने वाले 90 दिन अप्रैल मई और जून के महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं। आप पर शनि की ढैया चल रही थी। शनि की ढैया से जैसे ही आप मुक्त हुए, तुरंत आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि अस्त हो गए। यानी कहीं ना कहीं ग्रह शनि अच्छा रिजल्ट देना चाह रहे थे लेकिन दे नहीं पाए। तो ढैया के खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को शांति नहीं मिली, बहुत सारे लोगों के जीवन में आराम नहीं आया। तो अब देखते हैं इन 3 महीनों के अंदर आपकी स्थितियां क्या रहेंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। यानी आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां को हम यहाँ देख रहे हैं गोचरीय सिद्धांत के आधार पर। क्या आपके लिए ये महीना स्वास्थ्य सम्मान के लिए कैसे रहेंगे, शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, धन, सम्मान, सभी फैक्टर्स को लेकर हम यहाँ विस्तार से चर्चा इस एक ही वीडियो में करने वाले हैं। डेट टू डेट हम आपको यहाँ बताएंगे कि भाई किस डेट्स में आपको सावधान रहना है, किस डेट से किस डेट तक आपका समय अच्छा है। क्योंकि इन 3 महीने में बहुत जरूरी है कि भाई बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अगर सूर्य को देखें, बुध को, शुक्र को, मंगल को और बृहस्पति का भी महापरिवर्तन इन्हीं 3 महीनों में यानी अप्रैल के महीने में बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। यानी ग्रहों का परिवर्तन भी इस दौरान काफी होगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर हम चलेंगे और बताएंगे कि भी कब कब कौन से ग्रह आपके जीवन में क्या दे रहे हैं, उससे आपके लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या चिंताएं हैं, क्या सावधानी है, और उपाय भी हम साथ साथ बताकर चलेंगे। इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है। स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आइए आज के विषय को शुरू करते हैं कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के दिन ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था कैसी है, वो आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो समय है, यानी अगर देखा जाए अप्रैल मई और जून में, इसमें आपका स्वास्थ्य और आपका सम्मान कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य और सम्मान की जब जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम राशि और राशि के मालिक को देखते हैं। आपकी राशि के अंदर देखें तो हम महीने की शुरुआत में देखते हैं कि मंगल जैसा प्लेनेट वहां पर चलता हुआ है। अब ये मंगल कहता है कि भाई मैं आपकी राशि के लिए मित्र नहीं हूँ, मैं आपकी राशि के लिए शत्रु हूँ, और मैं आपकी राशि के लिए कुछ शुभ नहीं सोचता, अहित सोचता हूँ। छठे घर का मालिक मंगल अगर राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो ये आपको हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है, ये आपके क्रोध के कारण हानि देने में सक्षम है, ये आपको एग्रेशन, आपको छटपटाहट देने में सक्षम है। क्योंकि छठे का स्वामी होकर आया तो शत्रु द्वारा पीड़ा, शत्रु द्वारा परेशानी इस दौरान दी जा सकती है। बहुत सावधान रहना है कि शत्रु आपको इस दौरान टारगेट करने के लिए सोच रहा है, शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो आपके मोहल्ले पड़ोस का हो, चाहे आपकी किसी से दुश्मनी हो, चाहे आपके साथ काम करता हो, जिसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है वो आपका शत्रु है। और वो शत्रु इस दौरान एक्टिव होता दिखाई देगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इस दौरान बहुत सावधानी रखें वाहन चलाने में। चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे आप किसी प्रकार का कोई वर्कआउट कर रहे हैं, उस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम या चोट ना लग जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अपने क्रोध के कारण अपने वैवाहिक जीवन में तनाव न लाएं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यानी ये मंगल अच्छा नहीं है। ये मंगल 10 मई तक यही रहेगा, क्योंकि ये मंगल 12 मार्च को यहाँ से राशि परिवर्तन करके आया। यानी सबसे पहली चेतावनी, सबसे पहली चिंता, सबसे पहली परेशानी 10 मई तक की हमें मंगल से दिखाई दी है। और जब तक मंगल यहाँ रहेंगे तो मंगल के लिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की आराधना होती है कि आप जैसे भी होता है आप हनुमान जी के पीछे लगे रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी की आराधना छोड़े नहीं, उनके हाथ जोड़ें। चाहे आप सुंदरकांड करो, चाहे आप हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण करो, हनुमान अष्टक करो, जो आपका मन करता है आप वो करो, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब राशि का मालिक 11th हाउस में है बुध। कब तक है बुध यहाँ? लगभग लगभग 7 जून तक है, क्योंकि बुध बहुत समय बाद लंबे समय तक इस राशि में हो रहे हैं। क्योंकि बुध यहाँ मार्गी भी होंगे, बुध यहाँ वक्री भी होंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर हम देखें कि 31 मार्च से 7 जून तक बुध एकादश में रहेंगे। राशि का मालिक लाभ भाव में चल रहा, यानी किसी ना किसी साधन से लाभ तो मिलता रहेगा। लेकिन जहां लाभ दिखाई देता है वहीं हमें मंगल के द्वारा नुकसान भी दिखता है।
इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लैनेट 11th में है, लाभ देने वाला। राहु केतु अक्षस में है तो भ्रमित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, अन्यथा आप अपनी ही गलती से अपना स्वास्थ्य भी खराब करेंगे, अपनी ही गलती से सम्मान भी खराब करेंगे और अपनी ही गलती से अपना आचरण या व्यवहार या अपनी सामाजिकता को नष्ट कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इस प्रकार की पोजीशन आती है तो सब कुछ जो मिलना होता है वो राशि के मालिक को मिलना होता है, और राशि के मालिक ने यानी आपने ही गड़बड़ शुरू कर दी तो वो चीज़ आपके हाथ से चली जाती है, अपॉर्चुनिटी हाथ में आई हुई वापस चली जाती है। तो इन 3 महीने में सावधान रहना है, खास तौर पर 10 मई तक। अब मंगल तो बुध तो लगभग देखा जाए तो 7 जून तक यहाँ रहेंगे। 7 जून के बाद बुध का राशि परिवर्तन होकर द्वादश भाव में पहुंच जाएगा 7 जून से लेकर जून के अंत तक। फिर ये बुध राशि के मालिक होकर 12वें घर में रहेंगे। ये ट्रैवलिंग्स को बढ़ा सकते हैं, खर्चे को बढ़ा सकते हैं, थोड़े बहुत स्वास्थ्य की चिंता को बढ़ा सकते हैं। यानी इन 3 महीनों में मैं देखूं तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखाई दिए हैं। स्ट्रगल बराबर बना रहेगा। पूजा करेंगे, बातों का ध्यान रखेंगे तो उन समस्याओं से निकल भी सकते हैं। अब आइए देखते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप शनि के बारे में भी कर लेता हूं कि भी शनि आपके लिए थोड़ा सा इस महीने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि शनि अस्त रूपरेखा से बाहर निकल चुके हैं और ये आपके लिए अपने आप में एक अच्छी ही स्थिति है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि ये समय शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के लिए कैसा, और ये तीनों चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं? पंचम भाव से देखी जाती हैं। इनको देने वाला ग्रह कौन है? इनको शुक्र है देने वाला, क्योंकि शुक्र पंचम भाव का मालिक है। वहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर का मालिक शुक्र है। शुक्र की शुरुआत होती है जब महीना शुरू होता है कि शुक्र राशि से 11th हाउस में, यानी कि एक शुरुआत के तौर पर देखें तो अच्छी स्थिति दिखाई दी कि शुक्र की स्थिति पंचमेश होकर राशि से 11th हाउस में गई है। और ये शुक्र 6 अप्रैल तक ही बस यहाँ है, यानी शुक्र की ऑलमोस्ट स्थितियाँ यहाँ से निकल ही चुकी हैं। 6 अप्रैल के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र पहुँचेंगे राशि से 12वें घर में अपनी ही राशि के अंदर। इसका क्या मतलब है कि पंचम भाव, जिसको हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव कहते हैं, वो 12वें घर में स्वराशि का होकर बैठेगा शुक्र। यानी ये समय लग्जरी सुख देने में सक्षम होगा। शिक्षा में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। शिक्षा करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई दूरी और परिवर्तन चाहते हैं तो वो ठीक है। लव रिलेशनशिप्स भी इस दौरान मधुर रहेंगे। संतान के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि 12वें में शुक्र अगर अपनी ही राशि में होता है तो ये उत्तम फलदायी माना जाता है, इसको खराब नहीं माना जाता। ये अच्छे फल देने में सक्षम है, ऐसा शास्त्र कहता है। शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र आएंगे फिर मिथुन राशि के अंदर। ये होगा 2 मई से लेकर 30 मई के बीच में। शुक्र कहाँ आएंगे? मिथुन में। और मिथुन राशि आपकी राशि ही है जिसमें पंचम का मालिक वहाँ जाएगा। ये एक धन योग है, यानी लगातार स्थितियाँ आपके लिए बेटर हैं। अगर मैं तीनों महीनों को देखूं, अप्रैल, मई और जून, तो मुझे कहीं से कहीं तक भी आपकी एजुकेशनल लाइफ में, आपके संतान के साथ संबंधों में, आपकी लव लाइफ को लेकर कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन जब आप देखेंगे 2 मई से लेकर 30 मई तक शुक्र रहेंगे मिथुन में, उस दौरान मंगल भी वहाँ होंगे। फिर ये मंगल नीच के होकर 2nd हाउस में जाएंगे। तो क्या है, ये मंगल क्या करेगा? शुक्र को परेशान करता था, और मंगल की परेशानी हमेशा से क्रोध से शुरू होती है, एग्रेशन से शुरू होती है। इस चीज़ को बस एक बार आप अपने अंदर कंट्रोल कर लो, जो पूजा बताई है वो करते रहो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी कुल मिलाकर ये तीनों महीने इस लिहाज से अच्छे हैं, शिक्षा से भी, आपके संतान संबंध से भी, और आपकी एक तरीके से कह सकते हैं प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी है। अब आइए देखते हैं कि 7th हाउस का क्या हाल है। विवाह और वैवाहिक जीवन। विवाह और वैवाहिक जीवन का जो प्लैनेट है वो बृहस्पति है, और एक महापरिवर्तन के रूप में बृहस्पति इस बार आ रहे हैं कि साल में एक बार परिवर्तन होता है बृहस्पति का, और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 21 अप्रैल को। राशि से 11th हाउस में पहुंचेंगे और वहां पहले से ही राहु विराजमान है। जब गुरु राहु एक साथ होते हैं तो उसको शास्त्र में गुरु चांडाल कहा गया कि राहु अपने जैसा व्यवहार बृहस्पति से चाह रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बृहस्पति राहु जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है कि अच्छा खासा समझदार व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाता है, लगता ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिससे हम पहले बात करते थे। यानी स्वभाव में मेजर चेंज देना। अब बृहस्पति 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे।
11th हाउस में ट्रांजिट करके ये 7th हाउस को दृष्टि देंगे, यानी इन 3 महीनों में विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी है तो वो सॉल्व होगी। विवाह की संबंध बनाने के लिए ठीक होगी। कभी कभी प्रेम संबंधों का विवाह में परिवर्तित होना भी इस बृहस्पति की वजह से है, क्योंकि बृहस्पति लाभ में बैठकर पंचम और सप्तम दोनों पर दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब है कि ये शिक्षा के लिए, प्रेम संबंध के लिए, विवाह के लिए अच्छा है। इस दौरान आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपका वैवाहिक जीवन बच सकता है, वर वधू जीवन में मिल सकते हैं, उस लिहाज से अच्छा है। प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में देखें तो यहाँ भी मंगल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉब्लम डालेगा। मंगल ऐसा व्यक्ति है कि अच्छा खासा रिश्ता हो रहा था, किसी ने बीच में जाके रोड़ा डाल दिया, किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने चुगली लगा दी और हमारा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो गई। ये जिनका विवाह हो चुका उनके लिए भी समस्या है कि किसी अन्य व्यक्ति विशेष की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसका आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना होगा, इसलिए मंगल को कंट्रोल करो। इन 3 महीनों में आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति रहेगी। अब आइए देखते हैं कि आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका फाइनेंस, पैसा कैसा रहेगा। देखिए ये सब 10th हाउस से देखे जाते हैं। 10th हाउस का स्वामी बृहस्पति 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में चला गया। इसका मतलब क्या है? कर्म का मालिक लाभ में गया, कर्म का लाभ से संबंध बना। बहुत मोटी परिभाषा में राहु उसके साथ है। कर्म ऐसा करो जिस कर्म से फायदा हो। कर्म करते हुए भ्रमित नहीं होना है, कर्म करते हुए डिसीजन स्ट्रॉन्ग्स रखने हैं। अदरवाइज गुरु राहु की युति आपके कार्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु राहु की युति आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। बस करना क्या है? राहु को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना, राहु को अपनी बुद्धि पर आकर्षित नहीं होने देना, राहु को बृहस्पति के ऊपर आकर्षित नहीं होने देना है। बस यही आपको ध्यान रखना। अदरवाइज ये बृहस्पति की पोजीशन खराब नहीं है। बृहस्पति वहाँ बैठेंगे तो पंचम भाव को दृष्टि देंगे, कर्म, लाभ और धन लक्ष्मी योग बनेगा, क्योंकि ये लाभ का भाव है। यहाँ पर गया हुआ कोई भी ग्रह वृद्धि करता है, आपकी ज्ञान की वृद्धि करता है, संतान का सहयोग दिलाता है, संबंधों के लिए अच्छा माना जाता है। ये उस लिहाज से ये बृहस्पति अच्छा है। फाइनेंस के तौर पे हम अगर देखें तो 11th हाउस को अधिकतर देखते हैं, क्योंकि 2nd हाउस से हमेशा ये देखा जाता है कि हम पैसा जोड़ कहाँ रहे हैं, लेकिन पैसा जब तक जुड़ेगा नहीं, जब तक आएगा नहीं। आने के साधन कहाँ से देखे जाते हैं? 11th हाउस से। 11th हाउस में पहुँच गया बृहस्पति, 11th लॉर्ड मंगल राशि के अंदर गोचर करेगा, यानी लाभ देने के लिए तो वो तैयार है, लेकिन वो छठे के रिजल्ट भी देगा। यानी इन 3 महीने के अंदर यदि आपने अपने आप पर संयम रखा, अपने क्रोध, अपनी जल्दबाजी और अपनी बुद्धि पर संयम रखा, तो समझ लीजिए मंगल भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, गुरु राहु के योग से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो फाइनेंस के तौर पे भी ये ठीक है। नौकरी वाले लोगों के लिए भी अच्छा ही है कि भाई दशम का मालिक लाभ भाव में, कार्य से लाभ, नौकरी से लाभ, नई नौकरी प्राप्त करना, यानी कोई ना कोई उलझन आपके अगर व्यापार में आ रही है, कोई ना कोई नौकरी में उलझन आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो सब चीज़ें भी 21 अप्रैल के बाद सुधरती नज़र आएंगी। बस कंट्रोल जिन चीज़ों पर करना उन पर कर लेना और आप देख लेना ये 3 महीना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए 3 महीने कैसे हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।